Hello everyone. Today we will discuss about one of the type of ownership securities that is known as equity shares. आज हम लोग समता अंश के बारे में पढ़ेंगे जो ओनरशिप सिक्योरिटीज स्वामित्व वाले प्रतिभूतियों का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। इक्विटी शेयर्स समता अंश पहले होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। As per the Companies Act, shares that are not preference shares are equity share। अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे ना जो 1956 में आता है, रिवाइज होके मतलब कुछ साल के बाद वो रिवाइज होते रहता है, कुछ उसमें चेंजिंग आता है, किसी भी एक्ट में चेंजिंग आता है। तो जो 1956 में आया कंपनीज एक्ट, उसमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि वैसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स। क्योंकि शेयर्स हम लोग नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्मली ऐसे तो आप अभी डिफर्ड शेयर्स वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, दो पार्ट में होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर कंपनी एक्ट में देखेंगे तो लिखा हुआ वहाँ पे क्या कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर। इक्विटी शेयर क्या है, एक आम शेयर है या कॉमन शेयर है। क्यों, मतलब यही शेयर आपको हमेशा किसी भी कंपनी के कैपिटल में दिखता है। ओके, और अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल और पार्ट ओनरशिप wherein as a fractional owner he undertakes the maximum entrepreneurial risk। यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर्स कोई भी अगर इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो वो क्या करेगा, या तो फ्रैक्शनल है ना, या कुछ पार्ट ओनरशिप। अब जितना उसके पास इक्विटी शेयर रहेगा, अगर आपके पास, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंपनी है ना, एक कंपनी है मान ली एबीसी, उस वो अपना 1000 इक्विटी शेयर इशू किए मार्केट में। ओके, 1000 इक्विटी शेयर इशू किए, तो ये अकेले आप नहीं खरीदीजिएगा, इतना सारे आप इन्वेस्टर है मार्केट में, बहुत लोग खरीदे होंगे मान लेते हैं। तो अगर आप 1000 में से 10 इक्विटी शेयर आप परचेज कर चुके हैं, इस 1000 इक्विटी शेयर में से 10 इक्विटी शेयर अगर परचेज किए हैं, तो आपका रिस्क कितना होगा, आपका ओनरशिप कितना होगा इस 10 इक्विटी शेयर तक का, है ना। मतलब आप लॉस कितना कवर करेंगे इस 10 इक्विटी शेयर का, आपके पास रिस्क कितना कवर होगा, बस ये 10 इक्विटी शेयर का। तभी तो जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब आप टाइप्स ऑफ बिजनेस में पढ़ते हैं या टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखिए ना, अगर आप कंपनी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लायबिलिटी का जो पॉइंट आता है, लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। किस प्रकार से लिमिटेड होता है कि जो ओनरशिप है उसको क्या होगा, लिमिटेड ओनरशिप उसके पास होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट रिसीव एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या आता है कि वो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का कुछ डिसीजन हो रहा है या कंपनी में कुछ भी चेंजिंग आ रहा है, तो उस पर कंट्रोल किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। मीन्स ये लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों, क्योंकि ये मालिक कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाता है कंपनी का। दे डू नॉट रिसीव एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्ड करेगा, इक्विटी शेयर परचेज करेगा, वो कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा। कभी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, कभी डिविडेंड कम मिलेगा, या तो डिविडेंड कभी मिलेगा ही नहीं। डिविडेंड क्या होता है कि जब किसी से आप शेयर के बदले में, है ना, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट किए, मान लो बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं, तो आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, प्रॉफिट में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन किए हैं बैंक में, तो आपको प्रॉफिट के रूप में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही जस्ट उसी टाइप से अगर देखें, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, तो आपको इन प्रॉफिट में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, मतलब एंड इन एडिशनल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे डिविडेंड वर्ड कहा जाता है। देयर डिविडेंड रेट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जो डिविडेंड मिलेगा, इनको अंशदान मिलेगा, वो किस पर डिपेंड होता है, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के लाभ पर डिपेंड होता है। प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है,
कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिल सकता है, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। These shareholders take more risk as compared preferred shareholder। प्रिफर्ड शेयर होल्डर से ज्यादा रिस्क रहता है कि इसमें इक्विटी शेयर्स में। ओके, क्यों? क्योंकि ये ओनरशिप शेयर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू elect the directors of the company and to attend the meeting of the company। जो इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे उनके पास क्या पावर होता है कि वो डायरेक्टर बना सकते हैं। इट मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका ही इलेक्ट किया हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी में। मीन्स क्या समझे हम लोग? आप ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करने का कि जो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके पास उस बिजनेस का, उस कंपनी का मैक्सिमम इक्विटी शेयर, हाईएस्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो होल्ड किया होगा, तभी तो वो क्या होता है? डायरेक्टर होता है कंपनी का। एंड टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। अगर आप एक भी इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, है ना, अगर आप अभी का मार्केट से किसी जैसे मान लीजिए बीएसई से या फिर एनएसई से आप स्टॉक परचेज करते हैं, अगर एक भी इक्विटी शेयर आप परचेज किए हैं तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास जब भी उस कंपनी का मीटिंग होगा, है ना, जनरल मीटिंग कीजिए या किसी भी टाइप का मीटिंग होगा, तो आपके पास वोटिंग के लिए ईमेल आएगा, है ना, कि आप वोटिंग कर सकते हैं और किस किस टॉपिक पे मीटिंग है वो भी आपको पता चलता है। तो ये क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर का एक फीचर है। नेक्स्ट है दे टेक रिस्क रिगार्डिंग बोथ डिविडेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। इनके पास दोनों रिस्क रहता है, एक तो डिविडेंड का रिस्क, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या होगा, और दूसरा रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी वापस मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी, मतलब एकदम फिक्स गारंटी नहीं रहता है। जो भी इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, मान लीजिए जो आप शेयर परचेज किए हैं, जिस कंपनी का शेयर आप लिए हैं वो कंपनी वाइंड अप हो गया, कंपनी डूब गया या कंपनी खत्म हो गया, तो आपका इक्विटी शेयर खत्म हो सकता है ना। तो ये दोनों टाइप का रिस्क को कवर करते हैं, लेते हैं कौन? इक्विटी शेयर। दे टेक मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना, सिंपल बात है, प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा रिस्क कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर है, जब तक कंपनी है ना, उसे रिडीम नहीं किया जा सकता है। जैसे सेल परचेज होता है अलग बात है, लेकिन पूरे कंपनी से खत्म नहीं होता है कभी भी इक्विटी शेयर। अब आप एक 10 शेयर परचेज किए हैं, 10 शेयर बेच दीजिएगा तो कंपनी थोड़ा बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो। लेकिन कहने का मतलब यहाँ क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जब तक इक्विटी शेयर है, कंपनी जब तक है, कंपनी जब तक है उसके अंदर इक्विटी शेयर्स तो रहेगा ही। हाँ, होल्डिंग की चेंज हो जाए, आप आज आपके पास होल्डिंग है, कल दूसरे के पास होल्डिंग हो जाए, दूसरा वो खरीद ले, लेकिन इक्विटी शेयर तो रहेगा ही जब तक वो कंपनी है। जब कंपनी खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तब इक्विटी शेयर को रिडीम किया जा सकता है। ओके, और अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है इक्विटी शेयर का, तो ऑलरेडी हम लोग मीनिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक और फीचर होता है इक्विटी शेयर का। फिर से और एक बार देखते हैं। परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर क्या है? वो परमानेंट रहता है कंपनी के साथ, है ना, ये जब तक कंपनी है तब तक रहेगा, कभी भी बीच में रिडीम नहीं किया जा सकता है। ये कब होगा? ये तभी रिटर्न होगा, परमानेंटली रिटर्न तभी होगा जब कंपनी के सारा क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए, कंपनी के जितना क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए। ये भी वो भी कब होता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, प्रोसेस है, जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में आप लोग पढ़े होंगे। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रोसेस होता है कि पहले किसको, है ना, एज पर लिस्ट ए, एज पर लिस्ट बी, इस टाइप से रिटर्न किया जाता है उस कैपिटल लाइबिलिटीज को। तो पहले क्रेडिटर्स पेमेंट होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होगा, उसके बाद आप कुछ अगर बचा कुछ पैसा है तो ही किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ओके, तो ये है परमानेंट कैपिटल, कौन? इक्विटी शेयर। जब तक कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर रहेगी ही, है ना। हाँ, आपके पास हो, नहीं आज है नहीं है, कल दूसरे के पास होगा। ठीक है।
राइट टू वोट, इक्विटी शेयर होल्डर्स जिसके पास भी रहेगा उसके पास क्या रहेगा, वोटिंग पर राइट करना रहेगा। किस टाइप का वोटिंग का, जब कंपनी में कुछ डिसीजन लेना हो, है ना, तब अगर यार कंपनी का में कुछ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग पर कुछ टॉपिक्स पे डिसीजन लेने का बात आया, तो आपके पास वोटिंग का राइट होगा, है ना, कि उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उस टॉपिक को या उस पॉइंट को या उस चेंजिंग को कंपनी में। ओके, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का कोई गारंटी नहीं रहता है। डिविडेंड फिर से एक्सप्लेन करते हैं, होता क्या है कि डिविडेंड रेट क्या होता है, इक्विटी पे डिपेंड किस पे करता है, सरप्लस फंड पे। कौन सा सरप्लस फंड पे, सारे सबको देने के बाद, है ना, जैसे हम लोग घर घर में देखते हैं ना, आम परिवार हम लोग क्या देखते हैं कि सबको खाना खिलाएगी, है ना, उसके बाद लास्ट में मम्मी खाती है। तो यही है माँ का रोल इक्विटी शेयर है। क्या होगा, जितने भी आपके कंपनी में कैपिटल है, लायबिलिटी है, सबको जब पेमेंट हो जाएगा, जितना भी लायबिलिटी है सबको जब पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर के होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। अगर पैसा बचेगा तो ठीक, नहीं पैसा बचा, नहीं प्रॉफिट बचा, तो इन्हें नहीं मिलेगा। और डायरेक्टर का ही अगर पैसा बच भी गया तो गारंटी नहीं है। अब किस पर डिपेंड करेगा, जो डायरेक्टर होगा, है ना, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भैया डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। और यहाँ पे कोई फिक्स रेट भी नहीं होता है कि 5 रुपया, 10 रुपया, 2%, 10%, ऐसा कोई फिक्स रेट भी नहीं होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कब माना किया जाता है, इक्विटी शेयर को वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी के अंदर भी रखा जाता है। मतलब लॉटरी टाइप, कब क्या होगा कोई आइडिया नहीं है आपको, है ना। रेसिडुअल क्लेम, रेसिडुअल मीन्स क्या होता है, बचा कुचा, है ना। तो बचा कुछ यही है, इसी का दूसरा मतलब आगे फर्दर एक्सप्लेन हो रहा है। मीन्स क्या है, जब आपके पास बचेगा, ठीक है, जब लिक्विडेशन होता है ना, पहले बताया ना, जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, जितना एसेट्स बचा है कंपनी के पास, है ना, जितना एसेट्स बचा है कंपनी के पास, सबसे पहले बाकी जितना लायबिलिटी है उनको पेमेंट होगा। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इनको पेमेंट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट हो जाएगा। तब जाके अगर कुछ बच जाता है खाना, तो किसको मिलेगा, तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो बचा कुछ चीज में क्लेम क्या होगा, सबसे अंतिम होता है, लास्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। लिमिटेड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मीन्स अगर आप 10 इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो कंपनी के लिए कितना लायबिलिटी, आपका 10 इक्विटी शेयर होल्डर तक का ही लायबिलिटी है। ओके, लास्ट है आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की प्री राइट। प्री इम्पटिव राइट मतलब क्या है, कुछ नहीं है, समझ लीजिए राइट शेयर जो होता है उस पे इसका हक पहला होता है। पहले किसको हक होता है, इक्विटी शेयर का। मीन्स क्या होता है, कुछ शेयर्स सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एक बार हो गया कंपनी के पास शेयर होल्डर आ गया, ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर कंपनी शेयर इशू करती है, सबसे पहला हक किसको होता है शेयर परचेज करने का, जो पहले से उसको, है ना, उस कंपनी का पहले से जो शेयर होल्डर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रायोरिटी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, इसी का नाम क्या है, इसी राइट्स को क्या कहते हैं, प्री एम्पटिव राइट। ये शेयर होल्डर क्या कर सकता है कि वो अपना जो राइट शेयर होता है ना, राइट होता है, वो कुछ राइट को बेच भी सकता है, फॉरफिट भी कर सकता है, या उससे कुछ ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। ये आपका क्या है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसे दो क्राइटेरिया दिया गया है इसको। मीन्स शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज होता है वो, उसके बाद दूसरा कंपनी को क्या एडवांटेज होता है वो। जो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर को क्या होता है एडवांटेज, कि वो क्या होता है, रियल ओनर्स होता है कंपनी का, और उसे क्या होता है, राइट होता है, हक होता है क्या, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में इलेक्शन होगा कंपनी का, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में जो भी इलेक्शन होता है उस पे वोटिंग का राइट होता है, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो लोग रिस्क लेता है, लेकिन वही वही रियल गेनर्स होता है ना। क्योंकि कैसे रियल गेनर्स,
जब भी डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड तो अनसर्टेन है, मीन्स डिविडेंड बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। समझिए कि आपके पास जितना शेयर फेस वैल्यू है शेयर का, उससे ज़्यादा भी आपको डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। और एप्रिसिएशन क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर अनलिमिटेड, मीन्स आज अगर वैल्यू आपका शेयर का 10 रुपया है तो 10 साल के बाद ये 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है इसका प्राइस। मीन्स इसका एप्रिसिएशन वैल्यू का जो चेंजिंग है, आपका फेस वैल्यू शेयर का चेंजिंग है, वो अनलिमिटेड है, कितना भी उसका वैल्यू जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या फायदा हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर जो भी रखेगा, रिस्क तो है, रिस्क है, लेकिन क्या फायदा होगा कि डिविडेंड उन लोग मिलेगा, इंक्रीज डिविडेंड अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो, और उसका शेयर का वैल्यू का एप्रिसिएशन, जो उसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा, वो अनलिमिटेड है, कितना भी वैल्यू प्राइस फेस वैल्यू उसका प्राइस चेंज हो सकता है। Next, equity shareholders have the advantage with limited liability. They exercise control and share other ownership rights in the income asset of the company. शेयर होल्डर्स का फायदा क्या है, उसके पास लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मीन्स जितना का शेयर परचेज, मान ली कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंपनी के पास मतलब क्या है, कंपनी के पास का कितना ही है, अगर आप 10 शेयर होल्ड करके रखे हैं तो आपका लाइबिलिटी कितना है, 10 शेयर का ही है। तो ये फायदा क्या है इक्विटी शेयर होल्डर का, किसको, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर को। अभी देखते हैं कि कंपनी को क्या फायदे होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। ओके, द कंपनी इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू पे एनी फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर। टेंशन नहीं रहता कंपनी को कि नहीं इस साल आ गया, अकाउंट क्लोज हो रहा है कि अब इक्विटी शेयर होल्डर को इतना रुपया देना है, इस टाइप का कोई आपका ऑब्लिगेटरी नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है, कि इतना अमाउंट ऑफ फिक्स डिविडेंड इनको देना ही है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर में होता है, तो उससे प्रॉफिट हो या ना हो आपको डिविडेंड देना पड़ जाता है। ये फायदा हुआ कंपनी को। दूसरा फायदा क्या है, इट इज अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर डिविडेंड इफ द प्रॉफिट्स, इफ देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनी। मीन्स जरूरी ही नहीं है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड मिले, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, किस पे वो डिपेंड है, डायरेक्टर पे, कंपनी के डायरेक्टर पे। These shares can be issued without any charge on the assets of the company unlike debenture. इक्विटी शेयर क्या होता है, ओनरशिप होता है ना, इक्विटी शेयर ओनरशिप होता है, तो ये इशू किया जा सकता है किसी भी एसेट्स पे चार्ज के बिना। मीन्स जब भी आप डेब्ट एसेट्स इशू करते हैं, सॉरी डेब्ट सिक्योरिटी इशू करते हैं, डिवेंचर हो गया उस टाइप का चीज, तो क्या होगा, आपको किसी भी एसेट्स पे चार्ज पे आप इशू करते हैं, मीन्स अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप इसका कवर कहाँ से होगा, उस एसेट से होगा। लेकिन इक्विटी शेयर के मामले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रियल ओनर होता है कंपनी पे, तो वो किसी भी एसेट्स पे चार्ज नहीं रहता उनका। तो अब कौन परचेज करेगा तब इक्विटी शेयर, जिसको भी भरोसा होगा उस कंपनी पे कि हाँ अच्छा परफॉर्म करेगी, वही होल्ड करेंगे इक्विटी शेयर। Next, equity shares provide a source of permanent capital to the company, which the company need not to repay till liquidation। और डिवेंचर इशू करेगी या फिर लॉन्ग टर्म लोन से अगर कंपनी कैपिटल एक्वायर करती है, तो वो टेंशन क्या रहेगा कि सबका टाइमिंग फिक्स रहता है, 10 साल 15 साल 20 साल एक टाइम रहेगा, उसके बाद रिपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर इशू करने से क्या फायदा होता है कंपनी को, कि वो टेंशन पूरा खत्म, जब तक कंपनी बंद नहीं होती है, लिक्विडेट नहीं होती, तब तक आप उसे रिपेमेंट करने का टेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका एडवांटेज इक्विटी शेयर का। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है इक्विटी शेयर का। डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। तो क्षमता अंश जो होते हैं उनका नुकसान क्या क्या है फॉर द कंपनी। पहले कंपनी का देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग, ब्रोकरेज एंड अदर इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू इशू ऑफ अदर सिक्योरिटी। जब आप इशू होता है इक्विटी शेयर का, ये जो अंडरराइटिंग का मतलब प्रोसेस, समझिए इक्विटी शेयर का जो प्रोसेस होता है, शेयर को इशू करने में जो प्रोसेस होता है, वो दूसरे सिक्योरिटीज के मामले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, ओके। क्योंकि इसमें बहुत सारा मीटिंग्स बनाना पड़ेगा, बोर्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फाइलिंग वगैरह होगा, आप सेबी के पास जाइएगा, बहुत सारा इसका रूल्स रेगुलेशन होता है, जिसकी वजह से
कॉस्ट बहुत पड़ जाता है इश्यू करने में। न्यू एंड लेस रिप्यूटेड कंपनीज में डिफिकल्टी टू सेलेक्ट इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर जब भी इशू होता है तो किसी एसेट्स पे चार्ज नहीं होता है कि नहीं चलिए इक्विटी आपका कंपनी डूब गया तो मशीन को आप हड़प लीजिएगा, एसेट्स को लेके चल जाइएगा, ऐसा नहीं होता है इक्विटी शेयर के मामले में। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर किसी एसेट्स पे चार्ज नहीं होता तो बिकेगा कैसे? अब आप क्या करते हैं, आप अगर लोन भी लेते हैं आप किसी के जगह से, आप तो क्या होगा, बैंक से लोन लेते हैं तो क्या मांगता है वो, कि आपके पास एसेट्स मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है कि नहीं आप कुछ दिखाइए तभी, क्योंकि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाइएगा तो वो वसूलेगा कहाँ से, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि जो कंपनी रिप्यूटेड कंपनी होगा उसे आसानी उसका शेयर आसानी से बिक जाएगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर नया कंपनी है, लेस रिप्यूटेड कंपनी है, तो उसे बेचने में मुश्किलात आती है, जो डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर का। देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एज इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम। तो ये क्या होता है, हमेशा ओवर कैपिटलाइजेशन का फियर रहता है, मीन्स जितना आपका शेयर है उससे ज़्यादा उसको कैपिटलाइज हो सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम नहीं हो। मीन्स एक बार आप इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू कर दिए, अब वो रिडीम नहीं होता है। हाँ, उस एक कुछ प्रोसेस होता है, जब आपको लगे कि ज़्यादा इक्विटी शेयर है तो सेल पे उतार दीजिएगा या आप बायबैक कर लीजिएगा शेयर का, मतलब कंपनी बायबैक कर लेती है। लेकिन क्या ये रिडीम कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है कि जब कभी जब आपको जरूरत नहीं है कैपिटल का तो वो ओवर कैपिटलाइज हो सकता है, ठीक है। देयर में बी डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन द सेल ऑफ न्यू शेयर्स टू आउटसाइडर। तो क्या होगा, डिल्यूशन मतलब क्या होता है कि तरलीकरण, या फिर क्या कह सकते हैं उसे कमजोर करने का विधि। तो ये कुछ कमजोर हो सकता है किस पे, कंट्रोल, किसका कंट्रोल, जो पहले से शेयर होल्डर है, न्यू शेयर आउटसाइडर को। क्योंकि आप जानते हैं अगर जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है, अभी डिस्कस किए ना, जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर उसके बाद है ना, उसके बाद फ्यूचर में अगर नया इक्विटी शेयर इशू होता है तो सबसे पहले हक किनको जाएगा, है ना, सबसे पहले हक जो उसका ऑलरेडी शेयर होल्डर है। तो ये क्या होगा, ये डिल्यूशन मतलब कंट्रोल होता है किसके पास, अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अगर आप उसे नहीं दीजिएगा पहले तो फिर प्रॉब्लम होगा, लोग कुछ हंगामा करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब आउटसाइडर को शेयर इशू करना हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर वाले रोकेंगे पहले, पहले हमें दीजिए, हम परचेज करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, फिर आउटसाइड में आप इशू कीजिएगा। Shareholders may put hurdles in company management by manipulating and organizing themselves। होगा क्या कि शेयर होल्डर क्या करता है कि कंपनी में हर्डल्स मतलब उछल पुथल मचा सकता है। कैसे कि क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है, तो अगर वोट करने का राइट है तो क्या कर सकता है, वो वोटिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है, या खुद में वो लोग ऑर्गेनाइज करके किसी चीज को अपोज करना है तो वो अपोज में वोट दे सकता है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का डिसएडवांटेज है। If a company issues all share equity shares, it loses on the opportunity to trade on equity। अगर कंपनी अगर उसको जितना फंड चाहिए सारा का सारा अगर इक्विटी शेयर से वो एक्वायर कर लेती है तो इक्विटी, ट्रेड ऑन इक्विटी का अपॉर्चुनिटी मिस कर देती है। ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास ये है ना, ये छोटा सा घर है, इसको भरना है, ठीक है, इसको भरना है, कुछ खाने पीने का सामान से मान लीजिए भरना है। तो आपके पास बहुत सारा चीज़ का खाने पीने का सामान है। मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स, मान लेते 2 ऑप्शन देता है आपको, फ्रूट से भरिए और उसके बाद वेजिटेबल से भरिए। आप फ्रूट से इतना भर दिए, ओके, आप फ्रूट से इतना भर दिए, इस इतना आपको वेजिटेबल से भरने का जगह बच जाएगा। अगर फ्रूट से इतना भर दीजिएगा तो वेजिटेबल से, है ना, सब्जी से भरने का जगह इतना बचा हुआ रहेगा। तो ये कब होगा, जब आप कुछ जगह बचा के रखे हैं, उस घर में कुछ जगह बचा के रखे हैं, तभी दूसरा चीज भर पाइएगा, वेजिटेबल्स भर पाइएगा। तो वही चीज है कि अब कंपनी है तो कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल वो अलग अलग तरीका से कैपिटल एक्वायर कर सकती है। तो अगर कुछ ही मतलब कैपिटल का कुछ ही पार्ट अगर इक्विटी शेयर लेके रखी है, इशू करके रखी है, तो बाकी पार्ट हो सके वो डिवेंचर इशू कर दे, बॉन्ड इशू करते हैं। तो यही होता है ट्रेड ऑन इक्विटी, मीन्स जब आप कैपिटल इक्विटी के बदले, है ना,
दूसरा चीज आप इशू करते हैं, जैसे क्या होगा, बॉन्ड्स हो गया, लोन हो गया, या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो उसे ट्रेड ऑन इक्विटी कहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा कंपनी में सारा इक्विटी शेयर से ही भर दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, नया कुछ नहीं इशू कर पाइएगा, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स होता है ना। तो ये प्रॉब्लम आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या होगा, ये तो कंपनी का देखे ना, शेयर होल्डर को क्या लॉस होता है अगर कोई शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्ड करता है। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉशियस इन्वेस्टर हु विश टू अवॉइड रिस्क एंड एक्सपेक्ट इनकम। जिसको इनकम चाहिए चाहिए उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या इनकम मिलेगा। ठीक है, नॉट ऑल शेयर होल्डर्स आर एबल टू एक्सरसाइज इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट रियल कंट्रोल, है ना। एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट रियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी, है ना, एब्सोल्यूट रियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो ये होता क्या है कि जितना भी शेयर होल्डर है वो इफेक्टिव या एब्सोल्यूट रियल ऑफ द कंपनी जो होता है उस वो नहीं कर पाता। होता क्या है कि वो वोटिंग राइट होता है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहता है, लेकिन बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर वोट देते ही नहीं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है, प्लस उतना ध्यान नहीं देते हैं, और वोटिंग है हमको क्या मतलब है। तो ये चीज़ क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे कुछ डिसीजन पे इफेक्ट आ सकता है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट राइटफुली क्लेम डिविडेंड, बोले ना, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उन पर सारा डिसीजन होता है कि वो डिविडेंड दे या ना दे। तो इक्विटी शेयर परचेज किए तो आपको कोई हक नहीं है कि आप डिविडेंड क्लेम करें। वाइड फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस इन द मार्केट मेक द इन्वेस्टर फील द क्वांटम ऑफ रिस्क। प्राइस क्या होता है मार्केट में, बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत लो भी हो सकता है। ये फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगा, आपको मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन रहेगा तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि नहीं, बहुत रिस्क हो सकता है। Equity share capital is a risk capital as it ranks the last as the claimant to income as well as the assets of the company। ये क्या होता है, क्लेमेंट टू इनकम कहता क्या है कि जब आप कंपनी वाइंडिंग अप होता है, बंद होती है, तो सबसे अंतिम में है ना, माँ के जैसा है ना, माँ लास्ट में खाना खाती है आम इंडियन फैमिली में, तो वैसे ही है, जब लास्ट में आपको खाना मिलेगा तो गारंटी नहीं है कि खाना बचा है कि नहीं बचा है ना। तो इससे क्या होगा कि ये एक रिस्क, जो भी शेयर होल्डर को रखेगा, परचेज करेगा, तो उसके पास ये रिस्क रहेगा कि मेरे पास अगर एसेट्स बचा है तभी मिल पाएगा, नहीं एसेट्स बचा है तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। ऐसा हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आज का टॉपिक था हमारा इक्विटी शेयर्स, जो कि खत्म किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।